हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों को पता ही है कि एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है। मेरा एग्ज़ाम था 1 सितंबर को, सेकेंड शिफ्ट में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या पढ़ना है, जिसका एग्ज़ाम भी अभी रह गया है, और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ, रीजनिंग और जीके में आप तीनों में हम बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गणित में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो गणित में लगभग 20-22 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं कि वो सभी लोग कर लेंगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं। बाकी इसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हैं, और 1-2 क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे में नाव धारा का आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया था रेलगाड़ी में। इसमें ने बोला था कि एक रेलगाड़ी ए पॉइंट से चल रही है 7:55 पर, और पहुंचती है वो 2:55 पर पहुंच जाती है पॉइंट बी पर, और वहां पॉइंट बी से एक रेलगाड़ी चल रही है 9:55 पर, और ए पहुंचती है कि पॉइंट ए पर पहुंचेगी ए कब 2:55 पर। तो ये दोनों ट्रेनें ए और बी कब आपस में मिली, इसको हमें बताना है। ये वाला क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि बहुलक से था, सिंपल आंकड़े दिए थे, हमें बताना था कि इसका बहुलक क्या है। इसके बाद बेलन से क्वेश्चन था, बेलन का शायद आयतन पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, इसमें उसकी व्यास दिया था गोले का, और हमें बताना था कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप और टंकी से था, जिसमें डेटा दिया था कि पी किसी टंकी के 2/9 भाग को 20 मिनट में भर सकता है, तथा क्यू उसी टंकी के 5/9 भाग को 10 मिनट में भर सकता है। यदि पी और क्यू को 3 घंटे साथ में चलाया जाए तो जितना ही भरेगा उसको जो आर है वो 8 घंटे में खाली कर देगा। तो ए, पी, क्यू और आर तीनों मिलकर इस टंकी को कितने घंटे में इस टंकी को भर सकते हैं, ये बताना था। इसका आंसर 24 आ गया था मेरा, थोड़ा कैलकुलेटेड था लेकिन आंसर आ गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था लाभ और हानि का, सिंपल क्वेश्चन थे। लाभ और हानि से 2-3 क्वेश्चन थे। इसके बाद साधारण ब्याज से सिंपल क्वेश्चन थे 2। इसके बाद एडवांस से एक क्वेश्चन था त्रिकोणमिति से कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका भी आंसर आ गया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आंसर आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आयु से, आयु से भी सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद चाल का औसत निकालना था। ये भी क्वेश्चन मुझे याद है कि एक ट्रेन जो है वो 9 की चाल से जा रही है और वापस आ रही है 18 की चाल से, तो इसका औसत कितना होगा, 12 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, और एक क्वेश्चन था प्रतिशत का। ये दोनों क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, पार्टनरशिप के और प्रतिशत के। ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन थे, इनका डेटा बहुत ही डिफिकल्ट दिया था। डेटा इसको कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते, इतना डिफिकल्ट दिया था पार्टनरशिप का डेटा। लेकिन प्रतिशत का क्वेश्चन सरल था, इसमें मिक्सचर एलिगेशन लग जाती, पर मेरे माइंड में उधर आया नहीं कि मिक्सचर एलिगेशन भी लग जाएगी। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था प्रतिशत का कि पूरे गांव की जनसंख्या है 59% है पूरे गांव की जनसंख्या साक्षर, और पुरुषों की जनसंख्या जो है वो 44% साक्षर है। तो हमें बताना था कि महिलाओं की जनसंख्या कितने परसेंट साक्षर है, और पुरुषों कुल टोटल पॉपुलेशन दी थी और पुरुषों की पॉपुलेशन भी दी हुई थी। एक तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद एक विभाज्यता से क्वेश्चन था, और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था। बस 2-3 क्वेश्चन ही कैलकुलेटेड थे। एक तो पार्टनरशिप से बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, प्रतिशत से एक हार्ड क्वेश्चन था, एक पाइप और टंकी से हार्ड क्वेश्चन था, और पाइप और टंकी से इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और आए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग बहुत ही इजी थी, रीजनिंग बहुत ही इजी थी। सबसे 30 में से 30 बन रही होगी मेरे हिसाब से, तो किसी ने भी कोई बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। जितना लोगों से मैंने बात की, रीजनिंग सबको इजी लगी है। बस एक नया पैटर्न उसमें दिख रहा है कोडिंग डिकोडिंग में, या फिर बोले कि श्रृंखला में। इसको मैं आपको बता दूंगा यहीं साइड में, यहाँ पे डाल के दिखा दूंगा कि कौन सा नया पैटर्न है। कोडिंग डिकोडिंग से इसमें रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बैठक व्यवस्था में गोल वाले में आ रहे हैं 2 क्वेश्चन। ऊपर नीचे डिब्बे रखे होते हैं उसके आ रहे हैं 2 क्वेश्चन।
रैंकिंग में आ रहे हैं कि रैंकिंग में कितने आदमी थे दोनों, एक की रैंकिंग दी है बाएं से और दूसरे व्यक्ति की रैंकिंग दी है दाएं से, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। एक क्वेश्चन में था दूरी से थे 2 से 3 क्वेश्चन। बस रीजनिंग में इतने ही याद हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि रीजनिंग की। इसके बाद आ जाते हैं जीके पर। जीके में करंट में पूछ रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट में, और कंप्यूटर में पूछ रहे हैं 1 मिनट पहले मैं बता दूं, मैंने गणित में किए हैं 28 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। 28 में से मुझे पूरे 28 की सही होने की संभावना लग रही है, और रीजनिंग में मैंने 30 क्वेश्चन किए हैं और 30 में से 30 की संभावना है कि सारे सभी सही होंगे। रीजनिंग तो होगी ही सारी सही, और गणित में 28 में शायद ही कोई एक आध गलत हो जाए, उसका भरोसा नहीं, बाकी 27 तो पूरे सही होंगे ही होंगे। अब बात करते हैं जीके में। तो जीके में करंट में आ रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आए थे, और पॉलिटी से भी 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ एक एक करके। पॉलिटी में एक पूछा था आर्टिकल 15 और 16 से रिलेटेड। इसका क्वेश्चन था कि 103 में संविधान संशोधन से जो EWS है उसके लिए कौन से आर्टिकल को ऐड किया गया था। तो इसका आंसर था कि 15 का 6 और 16 का 6, ये सही आंसर था। इसके बाद आर्टिकल 323B में क्या बताया गया है, इससे भी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट एक आर्टिकल से क्वेश्चन था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं। तो 23 और 24 आर्टिकल में दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक इससे कि पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है। तो इसमें आर्टिकल 40 है। और एक और आर्टिकल था इसमें कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन हम किस आर्टिकल से करते हैं। तो इसमें आर्टिकल 74 आंसर था। इसके बाद हिस्ट्री में एक क्वेश्चन था कि मुगलों की लास्ट समय में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो उसमें तो औरंगजेब सही आंसर था। फिर एक था फायाजी आंदोलन कहाँ संबंधित है। ये मुझे कोई आइडिया नहीं था कौन सा आंदोलन है, कब हुआ, कहाँ हुआ, पर इसका सही आंसर था कि बंगाल में हुआ है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि गांधी जी से था कि रोलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने किस वर्ष आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। उसका सही आंसर था 1919। इसके बाद करंट के कुछ क्वेश्चन बताएं आपको कि एक क्वेश्चन था कि ट्रम्प ने अभी जो हाल ही में एक युद्ध विराम करवाया है वो किस किस के बीच करवाया है। उसका सही आंसर था कि ईरान और इजराइल के बीच करवाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दूरसंचार योजना के तहत 500 CPU कब स्थापित किए गए थे। एक वाला क्वेश्चन था। और एक था दिल्ली में एक शिष्टाचार योजना है, इससे क्वेश्चन था। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में महिलाओं से दुर्व्यवहार के लिए एक शिष्टाचार योजना की, दिल्ली में नहीं, इसमें पूछा गया था कि महिलाओं से दुर्व्यवहार के लिए शिष्टाचार योजना शुरू की गई है, एक किस राज्य में शुरू की गई है। इसका आंसर था दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत मंडपम में एक बैठक हुई है जो जलवायु की दिल्ली में, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने भाग लिया है और यह किस यूनिवर्सिटी ने उसमें सहयोग किया है। तो इसमें आंसर था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फिर एक क्वेश्चन था कि बुद्ध पूर्णिमा 2025 में किस डेट को मनाई गई है। 12 मई को मनाई गई है, एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये था कि गुजरात की एक डांसर है जो कथक से रिलेटिव है और उन्हें हाल ही में अभी 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर था कुमुदनी लखिया जी। और एक हेलने पासपोर्ट से भी क्वेश्चन था। इसमें बताया गया था कि लगातार दूसरे वर्ष कौन टॉप पर रहा हेलने पासपोर्ट में। तो उसका सही आंसर था सिंगापुर। और एक क्वेश्चन था कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन था सतलुज नदी पर है। वेम्बनाड झील किस राज्य में है। केरल राज्य में है। और एक पूछा था गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है। भागीरथी निकलती है। और एक क्वेश्चन था कि भरतनाट्यम को विश्व में किसने प्रसिद्धि हासिल करवाई। तो इसका आंसर था रुक्मणी देवी अरुंडेल। भरतनाट्यम की वो कौन सी नृत्यांगना है जिसने इसे विश्व में प्रसिद्धि हासिल करवाई। और इसके बाद आवर्त सारणी से 2 क्वेश्चन थे। एक तो था कि 4 तत्व दिए गए हैं, उनमें बताना था कि उनमें सबसे बड़ी त्रिज्या किस तत्व की है। और एक क्वेश्चन था कि एस ब्लॉक में इनमें से कौन सा तत्व है। 4 ऑप्शन दिए थे।
उसमें से बताना था कि एस ब्लॉक में निम्न में से कौन सा तत्व है। एक क्वेश्चन बायो से भी था, याद नहीं है जो भी था। हाँ, एक क्वेश्चन जियोग्राफी से क्वेश्चन था कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अस्थिरता का कारण क्या है। तो इसका कारण है कि स्थलाकृति और तेज हवाएं। फिर एक क्वेश्चन था कि भारत में बेरोजगारी के लिए श्रम बल का सर्वेक्षण कौन करता है। मेरे हिसाब से इसमें नीति आयोग होना चाहिए। एनएसओ इस क्वेश्चन में ही दिया था कि हाँ, एनएसओ के साथ बेरोजगारी के लिए श्रम बल का सर्वेक्षण कौन करता है, तो नीति आयोग। और बाप्टा में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाप्टा में सपोर्टिंग अभिनेत्री का खिताब किसको मिला है, एक ये क्वेश्चन था। और इसके बाद था कि जलवायु मानचित्र किन कारकों पर निर्भर करता है। जलवायु मानचित्र किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका आंसर था तापमान और वर्षा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था कि कौन समवर्ती सूची में है, कौन समवर्ती सूची में है। 4 वो दिए थे ऑप्शन, जिसमें से बताना था कि इसमें से क्या जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन थे। एक तो था कि किस कुंजी की सहायता से हम रीनेम कर सकते हैं किसी भी फाइल और फोल्डर को, तो F2 की सहायता से। फिर एक क्वेश्चन था कि Alt+F4 किसके लिए यूज की जाती है, तो ये था विंडो या फाइल को क्लोज करने के लिए। और एक और क्वेश्चन था कि 1991 के उदारीकरण के बाद क्या प्रभाव पड़ा देश पर, इससे क्वेश्चन था। इसमें कुछ 4 स्टेटमेंट दिए होते, उसमें से सही बताना था। तो ये तो रहे हमारे तीनों विषयों के क्वेश्चन, तो आप पढ़ सकते हैं इसके हिसाब से जिस जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करते हैं मेरी, तो मैंने 28 क्वेश्चन किए थे मैथ में अटेम्प्ट, और मैंने 30 क्वेश्चन किए थे किस रीजनिंग में अटेम्प्ट, और 30 क्वेश्चन किए थे मैंने GK/GS में अटेम्प्ट। मैंने टोटल 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मुझे मैथ और रीजनिंग में शायद ही मैथ में एक क्वेश्चन गलत हो, उसकी संभावना है। बाकी GK/GS में मेरे 6 से 7 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। टोटल मेरे 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं 88 में से। यदि 88 में से 8 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो 80 सही होंगे, और 80 में से भी मैं 3 नंबर माइनस करूं तो 77 नंबर आने की मेरी उम्मीद है। और आप लोग भी पढ़ाई करिए और अच्छे से पेपर देने जाइए। कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू।